72 साल से गुमराह रहे, कभी नेहरू को अपना आका मानते रहे, कभी इंदिरा गांधी को अपना आका मानते रहे, कभी राजीव गांधी और कभी सोनिया गांधी को अपना नेता मानते रहे, कभी हमने धोखे में उनको वोट दिया, कभी हमने डर से उनको वोट दिया। लेकिन पिछले 72 सालों में हमारा जो शोषण हुआ वो आपसे छुपा नहीं है। हम इलेक्शन में अपना तन मन धन लगा के एमएलए चुनते थे, एमपी चुनते थे और ये उम्मीद करते थे कि मजहब की बुनियाद पर अगर हमारे साथ कुछ ज्यादती हो रही है, कुछ भेदभाव हो रहा है, हमारे हक मारे जा रहे हैं, हमें सत्ता में हिस्सेदारी नहीं मिल रही है, तो जिन नेताओं को हम चुन के पार्लियामेंट में भेज रहे हैं, जिन नेताओं को हम असेंबली में भेज रहे हैं, वो हमारे लिए आवाज उठाएंगे। लेकिन अफसोस ऐसा हुआ नहीं। मीडिया वॉइस, आपकी आवाज। तो अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान, निहायत रहम करने वाला है, आज के इस प्रोग्राम में तशरीफ फरमा गुजरात स्टेट AIMIM के सदर मोहतरम जनाब साबिर भाई काबलीवाला साहब, निरीक्षक डॉक्टर रफी गोरा साहब, मुनीर भाई, आरिफ बाला साहब, यूसुफ साहब, सिटी प्रेसिडेंट अहमदाबाद शमशाद साहब, यूथ के प्रेसिडेंट शिबू भाई, यहाँ पर तशरीफ फरमा मेरे बुजुर्गों, दोस्तों और अजीज साथियों, झपट के छीन ले कातिल के हाथ से खंजर, झपट के छीन ले कातिल के हाथ से खंजर, वफाए जीस के दामन को दागदार न कर, सितम सितम की तरह करके मुझको होश आए, सितम सितम की तरह करके मुझको होश आए, सितम बशक्ल करम मुझ पे बार बार न कर। दोस्तों, हिंदुस्तान आजाद होने के बाद हम पर जुल्म सितम होते रहे, कहीं सामने से, कहीं प्यार से, कहीं धोखे से, और हम 72 साल से गुमराह रहे, कभी नेहरू को अपना आका मानते रहे, कभी इंदिरा गांधी को अपना आका मानते रहे, कभी राजीव गांधी और कभी सोनिया गांधी को अपना नेता मानते रहे, कभी हमने धोखे में उनको वोट दिया, कभी हमने डर से उनको वोट दिया। लेकिन पिछले 72 सालों में हमारा जो शोषण हुआ वो आपसे छुपा नहीं है। हम इलेक्शन में अपना तन मन धन लगा के एमएलए चुनते थे, एमपी चुनते थे और ये उम्मीद करते थे कि मजहब की बुनियाद पर अगर हमारे साथ कुछ ज्यादती हो रही है, कुछ भेदभाव हो रहा है, हमारे हक मारे जा रहे हैं, हमें सत्ता में हिस्सेदारी नहीं मिल रही है, तो जिन नेताओं को हम चुन के पार्लियामेंट में भेज रहे हैं, जिन नेताओं को हम असेंबली में भेज रहे हैं, वो हमारे लिए आवाज उठाएंगे। लेकिन अफसोस ऐसा हुआ नहीं। हमारे चुने हुए नेता बिक गए, उनकी जुबान खामोश हो जाती थी असेंबली पार्लियामेंट के अंदर। कभी दंगों के अंदर मुसलमानों पर जुल्म हुआ, कभी उनके साथ सरकारी नौकरियों में भेदभाव हुआ, कभी ऐसे कानून 72 साल से गुमराह रहे, कभी नेहरू को अपना आका मानते रहे, कभी इंदिरा गांधी को अपना आका मानते रहे, कभी राजीव गांधी और कभी सोनिया गांधी को अपना नेता मानते रहे, कभी हमने धोखे में उनको वोट दिया, कभी हमने डर से उनको वोट दिया। लेकिन पिछले 72 सालों में हमारा जो शोषण हुआ वो आपसे छुपा नहीं है। हम इलेक्शन में अपना तन मन धन लगा के एमएलए चुनते थे, एमपी चुनते थे और ये उम्मीद करते थे कि मजहब की बुनियाद पर अगर हमारे साथ कुछ ज्यादती हो रही है, कुछ भेदभाव हो रहा है, हमारे हक मारे जा रहे हैं, हमें सत्ता में हिस्सेदारी नहीं मिल रही है, तो जिन नेताओं को हम चुन के पार्लियामेंट में भेज रहे हैं, जिन नेताओं को हम असेंबली में भेज रहे हैं, वो हमारे लिए आवाज उठाएंगे। लेकिन अफसोस ऐसा हुआ नहीं। हमारे चुने हुए नेता बिक गए,
खामोश हो जाती थी असेंबली पार्लियामेंट के अंदर। कभी दंगों के अंदर मुसलमानों पे जुल्म हुआ, कभी उनके साथ सरकारी नौकरियों में भेदभाव हुआ, कभी ऐसे कानून लाए गए जैसे टाडा पासा, जिसमें नौजवानों को जेल में डाला गया, जिसके अंदर हमारे बच्चों का मुस्तकबिल तबाह हो गया, लेकिन कोई बोलने वाला नहीं था। और उसके बाद एक उम्मीद की किरण नजर आई, और वो किरण थी AIMIM, हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। जब पार्लियामेंट में UAPA जैसे कानून बन रहे थे तो ओवैसी साहब ने आवाज बुलंद की। जब NRC और CAA जैसे कानून बन रहे थे, जिससे RSS का जो पूरा एजेंडा था वो मुस्लिम मुक्त भारत का, उसको वो साकार करना चाहते थे, तब ओवैसी साहब ने आवाज बुलंद करी। और जब कोई भी मसला आया तो आंखों में आंखें डाल के अगर कोई शख्स का बात करने वाला तो वो सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी साहब। दोस्तों, इसके अलावा मैं बताना चाहता हूं कि सिर्फ ओवैसी साहब ने या गुजरात के सदर साहब ने सिर्फ सियासत में इलेक्शन ही नहीं लड़े, बल्कि अपने अपने इलाकों में एजुकेशन के लिए काम किया, हॉस्पिटल्स बनवाए, हॉस्पिटल को चंदे दिए। और हमारे ओवैसी साहब ने तो ऑक्सीजन का प्लांट तक लगा दिया था हैदराबाद के अंदर, जबकि यूपी के अंदर ऑक्सीजन की कमी से बच्चे मर रहे थे, लेकिन यहाँ पर इलाज कराया जा रहा था, ऑक्सीजन फराहम कराई जा रही थी। आज हिम्मतनगर में उपस्थित हमारे गुजरात के AIMIM के सदर जनाब साबिर भाई काबलीवाला साहब, अहमदाबाद शहर के हमारे अध्यक्ष हमारे जाबाज जुजारू ऐसे शमशाद खान पठान साहब, गुजरात प्रदेश के निरीक्षक डॉक्टर मोहम्मद रफी एम बोहरा साहब, इशरत हुसैन साहब, मुनीर भाई रंगवाला साहब, यूसुफ खान साहब, हमारे अहमदाबाद शहर के युवा प्रमुख हमारे निरीक्षक भाई ऐसे शाहनवाज खान भाई, हमारे हर हमेश हमें जो AIMIM में जब से हम जुड़े तब से हमारा मार्गदर्शन करते हैं, ऐसे हमारे मार्गदर्शक आरिफ भाई बालावाला साहब, जाकिर भाई मेमन AIMIM के प्रमुख साबरकांठा के, जैनुद्दीन साहब, रफीक भाई मेमन साहब। जब ऐसे ऐसे लोग जो गलत मिशन पे थे, जो फासिस्टवादी थे, जो एक गलत एजेंडा लेके चल रहे थे, वो कामयाब हो सकते हैं, तो हम क्यों कामयाब नहीं हो सकते? ये चीज हमको बतानी है। हमको मोटिवेट करना है अपने वर्कर्स को, हमको मोटिवेट करना है अपने वार्ड के लोगों को, हमको मोटिवेट करना है अपने दोस्तों को, अपने साथियों को। तो तरह तरह की बात आएंगी, कहेंगे साहब कि हमको 20% है इंडिया के अंदर, हम क्या कर सकते हैं? आपको उनको मोटिवेट करना है। हिम्मत नहीं आदमी है, कई बार 313 हजारों पे भारी पड़ जाते हैं। आपको उनको समझाना है, आपको उनको समझाना है कि जनता दल के टाइम में देवगौड़ा के पास गालिबन 46 MP थे और वो प्राइम मिनिस्टर बना था, क्योंकि राजनीति संभावनाओं का खेल है। कब समीकरण बनते हैं, बिगड़ते हैं, कैसे कैसे हालात आते हैं, उसके हिसाब से ये होता है। तो संगठन को मजबूत बनाने के लिए, संगठन को वसी करने के लिए हम जितनी कोशिश करें उतनी कम है। और जैसा कि आपको मालूम है कि मजलिस एक मकसद को लेके आई है, और वो मकसद है कि मजहब की बुनियाद पर जो माइनॉरिटीज के साथ, OBC के साथ, शेड्यूल कास्ट के साथ, दलितों के साथ इम्तियाज बरता जाता है, भेदभाव बरता जाता है, वो भेदभाव खत्म हो। आपको समझाना है कि हमारी पार्टी सबके साथ है, हर मजलूम के साथ है, हम जालिमों के साथ नहीं हैं। जालिम किसी भी बिरादरी का हो, किसी भी जमात का हो, किसी भी मजहब का हो, हम जालिम के साथ नहीं है, हम पीड़ित के साथ हैं, हम मजलूम के साथ हैं। तो इंशाअल्लाह लोग आपसे जुड़ेंगे। और सबसे पहले हमको खुद भी अमल करना है। हम जो बात कहते हैं उस पर हम खुद अमल करें, तो मैं समझता हूँ कि हम लोग कामयाब होंगे। और आप देख रहे हैं कि जिस तरह से साबिर भाई काबलीवाला साहब हों या ओवैसी साहब हों,
जब बुरे वक्त में एक दूसरे के साथ आ रहे हैं। कभी कोरोना के टाइम में आपने देखा होगा साबिर भाई ने ऑक्सीजन का प्लांट लगा दिया, काम तो गवर्नमेंट का था लेकिन साबिर भाई ने किया। तो वीडियो चालू है। देखा इवन मैंने कई खाड़िया के अपने हिंदू भाइयों से सुना जो बीजेपी से ताल्लुक रखते हैं कि यार हमें जरूरत पड़ी और हम बहुत झिझक रहे थे, हमको बहुत शर्म महसूस हो रही थी, हम जमालपुर गए और वो गोलवाया फिर इसके ऊपर में दबा दिया। इसी तरह ओवैसी साहब थे और उन्होंने कहा, मैंने ओवैसी साहब को देखा, उनकी कारगुजारी देखी और साहब मैं पार्टी में शामिल होना चाहता हूँ। मैंने वहाँ के यूपी के प्रेसिडेंट शौकत अली साहब से बात की, महाराजगंज के प्रेसिडेंट से बात करी इस्लाम साहब से और उनको मेंबर बनवाया। तो कहने का मतलब ये है कि आप किसी के दुख दर्द में शामिल होंगे, किसी डूबते को उछालेंगे तो यकीनन आपका संगठन मजबूत होगा। और चूंकि वक्त बहुत कम है, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूँगा। शाहिद हसन मुरादाबादी के शेर के साथ अपनी बात खत्म करूँगा कि एक शजर ऐसा मोहब्बत का लगाया जाए, एक शजर ऐसा मोहब्बत का लगाया जाए जिसका हमसाये के आंगन में भी साया जाए। सेव करूं खूब शुक्रिया जनाब इशरत हुसैन साहब का कि अभी तक तो अपना माहौल गुजराती लैंग्वेज में चल रहा है, अपनी लैंग्वेज के अंदर उर्दू और सिर्फ मुसलमानों की बात करते हैं। हम दलित, आदिवासी, पिछड़े, ओबीसी, समाज से वंचित जिनके साथ उत्पीड़न हो रहा है हम उनके सबके साथ हैं। हम जालिमों के साथ नहीं है, जालिम चाहे किसी बिरादरी का हो, हम मजलूमों के साथ हैं। हम पीड़ित के साथ हैं, पीड़ित चाहे वो दलित समाज से हो, चाहे हमारा छोटा कोई हिंदू भाई हो, चाहे वो आदिवासी समाज से हो या किसी भी समाज से हो। तो हम लोग एक सामाजिक आंदोलन भी चला रहे हैं। आप देखें कि जब कोरोना हुआ तो हमारे जो साबिर भाई कावलीवाला गुजरात के प्रमुख हैं, उन्होंने ऑक्सीजन का प्लांट लगा दिया कि आप खाली सिलेंडर लेकर आइए और भर के ले जाइए। ये काम गवर्नमेंट का था, लेकिन साबिर भाई कर रहे थे। जो मजदूर गुजरात से बाहर जा रहे थे उनका